सभी को नमस्ते प्रणाम। ये दिवाली की जो कुछ कुछ दिन रह गए हैं अभी हमारे दिवाली के सेलिब्रेशन में। तो सबका ही घर में कुछ ना कुछ चल रहा है, फिर भी आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम ये 1000 सीड्स ऑफ जॉय, ये जो बुक हमने स्वाध्याय के लिए चुनी है, उसके कुछ सेशंस अटेंड कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत मन से प्रेम पूर्वक आपका मैं हृदय से स्वागत कर रही हूँ। यहाँ पर आप लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं और जो यूट्यूब में देख रहे हैं, सभी मास्टर्स को बहुत बहुत नमस्ते। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं अर्चना जी अहमदाबाद से, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है। इसके अलावा वो ट्रैवलिंग में बहुत जगह ट्रैवल करती हैं और चिन्मय मिशन और पौराणिक ग्रंथों को पढ़ती हैं। और इस तरह के कई विषयों पे ये पहले भी हमारे यहाँ पर सेशन ले चुकी हैं। और आज ये 1000 सीड्स ऑफ जॉय में हमें आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में बताने वाली हैं। तो बहुत बहुत वेलकम अर्चना जी, थैंक यू फॉर कमिंग एंड ग्रेट प्लेजर एवरी टाइम यू कम हियर, सो ग्रेट प्लेजर, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू अनुराधा जी। सो सबसे पहले सब गुरुओं को बहुत बहुत नमन कि ये गाइडेंस हमें मिल रहा है। हम लोग खुद भी इसको बहुत ज्यादा अपने जीवन में उतारने की कोशिश रही है और अपने दूसरों के साथ भी सबके साथ शेयर कर पा रहे हैं। ये भी एक बहुत इस माध्यम से, आपके माध्यम से, तो ये भी एक इसके लिए सबको गुरुओं को मेरा बहुत बहुत नमन। तो सब लोगों को यहाँ पर जो भी सुन रहे हैं सबको प्रणाम। तो मैं इस पे बात करूंगी। 28th चैप्टर है जॉय लाफ्टर क्रिएटिविटी, 1000 सीड्स ऑफ जॉय का। इसमें मेनली ये वाला जो चैप्टर है, जब मैंने इसको पूरा एक गो थ्रू किया तो जो मेन इसका जो क्रक्स है, जो मेन पूरा समरी है, वो मुझे ये समझ में आया कि जॉय जो है, जो परम आनंद है, और फिर हम जिसको प्रिमोडियल जॉय यहाँ पर बोला गया है, जो हमेशा से था, जो हमेशा है और हमेशा रहेगा, जो है ही। तो आ, वो जॉय, और फिर कैसे लाफ्टर से यहाँ पे इन्होंने यही ढूंढने की, इसमें इन्हीं एस्पेक्ट्स पे इस चैप्टर में उन्होंने कोशिश की है बात करने की कि डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ प्रिमोडियल जॉय, जो आनंद, जो परम आनंद बोल सकते हैं, जो वो है, उसके डिफरेंट डायमेंशंस क्या क्या हैं। तो उसमें पहली जो चीज वो बात कर रहे हैं कि हाउ इज जॉय रिलेटेड टू लाफ्टर। लाफ्टर से जॉय कैसे रिलेटेड है, हंसने से। तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा पूरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते। एक्चुअली मैं खुद ही थोड़ा परेशान थी, तो ये पढ़ने से मैं ही खुद काफी लाइट हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सही टाइम पर आया है। नहीं तो हम लोग मान लेते कि मेरा तो प्रॉब्लम है और ये ठीक नहीं होगा लेकिन ये जब आया पढ़ने का, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही सही टाइम पे आया है, बिल्कुल तो वही है, मैं तो यही मान, ये दोनों चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा। तो थैंक यू मुझे इसमें लाने के लिए, नहीं तो मैं शायद नहीं भी करती तो सो आप मुझे अच्छा फील करवा रहे हो, थैंक यू हाँ, नहीं नहीं, मैं काफी, एक दो दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं काफी परेशान फील, मैं सोच रही थी मना कर दूं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। लेकिन फिर जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई फेल्ट सो ग्रेटफुल टू ऑल द गुरुज कि मुझे ये मेरे पास आया पढ़ने के लिए। तो थैंक यू। तो सो जॉय कैसे रिलेटेड है लाफ्टर से, हंसने से, क्या क्या रिलेशनशिप है इनका। और फिर आगे क्रिएटिविटी, उसकी बात की है कि ये कैसे एक रिलेटेड है। तो तो उन्होंने बताया है कि जॉय, जो ये जो आनंद है, जब ये हम डीप उसमें हम और इसको अंदर, एज इट डीपन्स इनटू प्रिमोर्डियल जॉय, मतलब जैसे वो हम उसको और अपने थर्ड चक्र की तरफ वहां से फील करते हैं इसको, तो वो लाफ्टर, हंसना और आनंद दोनों एक ही हो जाता है। तो तभी हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जो लोग जो एनलाइटेंड हैं, या जो थोड़ा समझ पाते हैं ये सब कुछ, तो उनके फेस पे कैसे हमेशा एक स्माइल रहती है। तो वो यहाँ से काफी क्लियरली आ रहा है निकल के कि कैसे जॉय, जो अगर हम उसमें और अंदर जाएं, तो ये जो है आनंद जो हमारा है, वो लाफ्टर, हंसी के
हंसी के उसमें हमें बाहर आता है और वो दोनों एक ही चीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी बात की है कि आजकल फेक, जैसे कि बहुत बार हम लोग कंडीशन हो जाते हैं रहते रहते जीवन में आगे आगे, तो हम फेक लाफ्टर की भी उन्होंने बात की है कि ऐसे ही सिर्फ लोगों से अप्रूवल हमें मिलना है कहीं सोशल सिचुएशन में, तो भी हम स्माइल कर देते हैं या हंस देते हैं। तो वो चीज नहीं, वो अलग चीज है। तो वो भी उन्होंने बताया कि फेक लाफ्टर जो है, जो ऐसे ही दिखाने के लिए स्माइल कर लेना, सो जस्ट एक अप्रूवल के लिए कि हाँ भाई हम ग्रुप में हैं तो सबको सबके साथ हैं, ये दिखाने। तो बहुत बार ये भी है। तो वो नहीं, उसकी उन्होंने बात की है कि ऑथेंटिक लाफ जैसे कि बच्चे का होता है, जैसे बच्चा हंसता है, जिसमें कोई ये नहीं है कि किसी को क्या लगेगा, या ये बहुत छोटी चीज है। मान लो चींटी चल रही है तो बच्चा हंस देगा, चलना देखकर भी हंस देगा बच्चा। तो वो वाला जो लाफ्टर है, जो जॉय है, जो वो आ रहा है अंदर से, तो उस तरह का जो वो प्योर और ऑथेंटिक है। तो वो उन्होंने बताया है कि कैसे जो जॉय होगा वो लाफ्टर में आपका दिखाई देगा, वो आपकी हंसी में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे बच्चों में हमने बहुत बार जिसको खिलखिला के जैसे बच्चे हंसते हैं, कि छोटी सी टहनी भी हिल रही है तो जोर से हंस देंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसे देखने में हमें नहीं समझ में आएगा क्यों हंस रहे हैं, ये क्या बात है। तो तो वो चीज। तो और उन्होंने ये लिखा कि इफ वी रिसीव वन अनदर एज वी आर लाइक चिल्ड्रन, जैसे बच्चे एक दूसरे को एज इट इज रिसीव करते हैं ना, जैसे वो हैं, जैसे हम हैं, जैसे कोई कुछ और चीज है ना, जैसे कोई फूल है, पौधा है, चींटी है, कुछ भी है, हाँ, तो गाय है, कुत्ता है, तो बच्चे कैसे उसको रिसीव करते हैं एज इट इज। तो जब हम एज इट इज किसी भी चीज को रिसीव करते हैं, वो दैट वो आएगा भी जॉय से, और तब एक लाफ्टर भी, एक हंसी भी आती है हमारे चेहरे पे, और वो वाइसा वर्सा भी है, वो भी आगे भी उन्होंने उस पर भी बात की है। तो लेकिन ये कहा है कि जैसे हम बड़े होते हैं, एज वी ग्रो वी गेट ट्रेन्ड इन कंडीशन्ड टू लाफ इन पर्टिकुलर वेज और सिचुएशंस। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें एक हो जाता है कि भाई ऐसे ही सोशल सिचुएशंस में हंसना है, या इन्हीं बातों पे हंसना है, इसके अलावा अच्छा हंसना अच्छा नहीं लगता। बहुत बार सिखाया भी जाता है कि नहीं, बहुत ज्यादा मत हंसो, अच्छा नहीं लगता है। तो तो ये उन्होंने बताया कि इसमें ये मतलब इससे भी हम ऐसे हो जाते हैं, लेकिन इससे धीरे धीरे हमारा जो हंसने का, स्माइल का एक जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, वो हम उससे परे हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। तो उन्होंने एक ये बहुत अच्छी एक स्टोरी इसमें जेन पेंटिंग की ये एक बात की है कि उसमें मंक है, एंड वो उड़ रहे, उस जो पेंटिंग है उसमें कैसे है कि दो मंक है, एंड वो हु आर गेटिंग ब्लोन अवे बाय द विंड व्हाइल दे आर लुकिंग एट अ लीफ। एक पत्ती को देख रहे हैं, जो पत्ती एक जगह पे लगी हुई है बिल्कुल। ठीक है, और वो जो मंक जो पत्ती को देख रहे हैं वो उड़ रहे हैं, ठीक है, और हंस रहे हैं। तो वो पेंटिंग है, तो वो ये बता रहे हैं कि ये पेंटिंग की मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि as the two monks are busting out laughing because they have this realization, वो क्यों हंस रहे हैं और वो उड़ रहे हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि who do we think we are anyways when we are no different from this little leaf। हम अपने आप को बहुत, हम क्या समझते हैं कि हम क्या हैं, हमारे हम उतने ही हैं जितना ये पत्ती यहाँ पर अटकी हुई है, उतना ही हम हैं, वही है हम। तो इसलिए वो उस खुशी में वो हंस रहे हैं, और वो बिल्कुल पत्ती के उसी अपने स्वभाव में मतलब उड़ रहे हैं, दिखाया, दैट इज मेटाफॉर। तो तो ये इसमें बताया कि भाई लाफ्टर जो है, हंसी जो है हमारी, इट कैन चेंज अवर डीएनए। ठीक है, तो ये यहाँ से बताया कि अगर हम हमेशा हंसते रहें और हमेशा एक स्माइल रखें, तो वो हमारे स्वभाव में आ जाएगा फिर धीरे धीरे, एंड देन इट 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 कैन अफेक्ट अवर डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डॉक्टर ब्रूस लिप्टन करके हैं, जिन्होंने एपिजेनेटिक्स पे काम किया हुआ है काफी ज्यादा। तो उनका ये है कि हम अपने स्वभाव से, हम अपने किस तरह से हम चीजों को देखते हैं, उस हिसाब से हम अपने जेनेटिक्स को बदल सकते हैं। वो हमें क्षमता होती है। अगर हम हर चीज को डाउटफुल देखते हैं और हर चीज को परेशान होके देखते हैं, तो हम वैसे ही बन भी जाते हैं।
तो जैसे ये, हाँ, अभी लाफिंग बुद्धा है, तो ये ये देख के मतलब एक बार ये आपको आ ही जाएगा कि मतलब देखो स्माइल, तो वो फीलिंग एक आ ही जाती है। तो इसीलिए तो बहुत ज्यादा गिफ्ट भी सब करते हैं, तो ये अच्छा लगता है, समथिंग स्माइलिंग अभी। तो तो यहाँ से फिर लाफ्टर का उन्होंने बताया कि लाफ्टर हैज द कैपेसिटी पोटेंशियल टू चेंज द डीएनए बाय क्रिएटिंग न्यू सेल्यूलर मेकअप। हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बना के, हंसी जो है, हंसना जो है, लाफ जो है, वो हमारा डीएनए हमें अंदर से चेंज कर सकता है। मतलब कि कभी कभी वो हमारी कोई प्रॉब्लम्स, अंदरूनी प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकता है। उस लेवल का पोटेंशियल है हंसने में। एंड ऑल्सो इट इज द, फिर उन्होंने इसमें ये भी बात की है कि जैसे डिज्नीलैंड है या ऐसी कोई ये जगह है जैसे, तो वहां पर हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम वहां पे ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत हंसते हैं, तो चाहे वो डिज्नीलैंड ही क्यों ना हो, उसको भी प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग बोला जा सकता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने, मतलब इसमें मुझे अच्छा लगा पढ़ के कि बहुत सीरियस रहने की या बहुत ही एकांत में या बहुत ऐसी जगहों पे, ऐसा नहीं है कि हमेशा इन्हीं जगहों से हमारा स्पिरिचुअल हीलिंग या स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा। इवन डिज्नीलैंड का जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, तो पढ़ के मुझे काफी एश्योरेंस लगा कि कहीं भी पॉसिबल है, आप कहीं भी ढूंढ सकते हो, कहीं भी पा सकते हो इस चीज को। तो फिर एक फिर ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चल रहा है। फिर वो पूछ रहे हैं कि इज इट पॉसिबल दैट देयर इज जॉय विदाउट स्माइल? क्या जॉय विदाउट स्माइल पॉसिबल है? तो उसका आंसर देते हैं कि नो, एज वी completely embrace the creative energy of third chakra which is pure joy, then joy जो है, इज इट दैट देयर इज जॉय विदाउट स्माइल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक जब जब एक आप आनंद वाली उस स्टेट में हम लोग आ जाते हैं, तो एक स्माइल फेस पे आ ही जाएगी। ठीक है, तो वो एक वो इसमें यहाँ पे उन्होंने लिया है कि if there is a joy, there will be a smile on the face. So can we feel this joyous smile all the time? तो ये क्या हमें ऐसा पॉसिबल है कि ये हमेशा हमारे चेहरे पे रहे, ये जॉयस, ये आनंद भरी एक स्माइल? तो ये क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इट इज अवर बेसिक नेचर। ये जो है आनंद में रहना, ये हमारा बेसिक नेचर है, लेकिन हम उससे दूर हो जाते हैं। तो ये ऑल्सो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ सच्चित आनंद, है ना। यहाँ पर ये भी है कि ये बेसिक नेचर हमारा सच्चित आनंद है, और उसी में अगर हम रहेंगे तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे, और हमेशा एक स्माइल हमारे फेस पे बनी रहती है, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स काफी अलग हो जाता है, काफी ब्रॉड हो जाता है। तो अब हाँ, वो कैसे हमें फील होता है, तो इस पे उन्होंने बात की है कि द मोर यू सरेंडर टू योर एम्प्टीनेस, द मोर दिस स्माइल। So we can bring it in daily activity practices like yoga कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. So whatever you are doing with your interest and not just for the approval of others, जब आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप ये स्माइल अपने फेस पे हम लोग रख सकते हैं, जिससे कि धीरे धीरे दैट बिकम्स, वही है कि वो दोनों तरफ से है। हम स्माइल रखेंगे तो हमें जॉय फील होगा, हमें जॉय फील होगा तो हम स्माइल रखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से होगा। सो सो यहाँ पे फिर एक और ये है कि so when we act from the place of compassion, when we act from the place of compassion, joy and smile will become natural. You don't have to put an effort to smile. जब हम एक करुणा भाव से, दया भाव से, प्रेम भाव से ऑपरेट करते हैं, जब हम वहां से देखते हैं हर चीज को, हर चीज को वहां से समझने की कोशिश करते हैं प्रेम भाव से, स्पेशली कंपैशन बोला है, तो एक ये जॉय और स्माइल जो है, ये नेचुरल हमारे अंदर नेचुरली आ जाएगा। तो ये दिस विल अराइज द क्रिएटिव एनर्जी इन यू, और ये जो है ये क्रिएटिव एनर्जी फिर हमारे अंदर लाएगा।
जब जॉय और स्माइल एक साथ जब हम कर पाते हैं, मतलब हम अपने जॉय को स्माइल से प्रकट कर पाते हैं, या हमारी स्माइल ऐसी हो जाती है जिसमें हमेशा वो जॉय की वजह से ही आ रही है, ठीक है, अप्रूवल के लिए नहीं आ रही है, तो तब एक क्रिएटिव एनर्जी अराइज होती है। एंड तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये मतलब काफी प्रोफाउंड, काफी मुझे भी बहुत कंप्लीट सा लगा ये पढ़ के कि कैसे पूरा साइकिल बहुत सुंदर तरीके से इसमें बताया है। तो ये इससे जो क्रिएटिव एनर्जी हमारे अंदर फिर आती है, एंड तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जॉय है, इट ऑलवेज इंक्लूड्स लाफ्टर एंड क्रिएटिविटी, वो है उसमें ऑलरेडी है, ठीक है। joy includes, so joy becomes joy, laughter, creativity as you go deeper into it. The more you are in joy, the more you will smile and the more creative you will be, ठीक है। तो क्रिएटिव मतलब कि उतना ही हम चीजों को एक बड़े दायरे से देख पाएंगे, दैट इज क्रिएटिविटी इन डेली लाइफ, जैसे बहुत ही नैरो तरीके से ना देखना, थोड़ा ब्रॉडली देखना सब कुछ। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि लास्ट में अभी इस चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड पे कि if I had allowed the oneness of joy, laughter, creativity in my life, I would have felt more alive. अगर मैंने इनका वननेस अलाउ किया होता, जॉय, लाफ्टर एंड क्रिएटिविटी को साथ में, इनका वननेस, इनको अच्छे से इनका एक अमालगमेशन जैसे बोल सकते हैं कि साथ में लाके इनको मैंने अगर वो अलाउ किया होता, हम अलाउ नहीं करते हैं अपने आप को स्माइल करना या खुश होना, या भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है, या कुछ परेशानी में होते हैं तो हम उसी में कंप्लीटली खो जाते हैं। तो ये चीज मैंने भी काफी बार नोटिस की है कि हम लोग भूल जाएंगे, याद नहीं रहता है कि अच्छा, कभी कभी होता है ऐसा कि आज कुछ था ही नहीं हंसने का, हंसे ही नहीं है हम लोग। तो ये हाँ, सो आई एम कमिंग टू दिस स्टोरी ऑल्सो नाउ। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर हम अलाउ करें जॉय, लाफ्टर, क्रिएटिविटी, तो हम काफी अलाइव फील कर पाएंगे। एंड इन रियलिटी एवरी मोमेंट हैज दिस पोटेंशियल बट वी मिस इट। हम लोग इसे मिस कर जाते हैं। हर मोमेंट में ये पोटेंशियल है कि हर मोमेंट में हमें वो जॉय, वो स्माइल और वो क्रिएटिविटी हम फील कर सकते हैं, लेकिन हम मिस कर जाते हैं उससे। So activities which are done with joy, laughter and creativity have fuller experience. They give us the complete experience of whatever it is, of suffering or of joy, whatever is good or bad, whatever, the full experience. So because only when we are able to have the full experience, allow ourselves to have the complete experience of anything, then only we can make the meaning out of it. ये मैंने उसमें ऐड कर रही हूँ अपनी तरफ से। सही बात है, अपना ऐड करेंगे फिर वो अलाइव होता है ना। हाँ वही, क्योंकि वही है ये हमारा अपना इतना इसमें आप अपनी ही जर्नी देख पाते हो बहुत ज्यादा। वही मैं पूरा अपना ही देख रही थी कि कहाँ कहाँ मैं कैसे कैसे अपने आप को देख रही हूँ इसमें। तो फिर दिस डिस्कशन हेल्प्स ऑथर रिकॉल द, इसमें उन्होंने आगे ये एक गौतम बुद्ध की स्टोरी शेयर की है, फ्लावर सर्मन स्टोरी। तो वहां पे उन्होंने बताया है कि एक ये बुद्ध जो हैं, उनके सब डिसाइपल्स, सब शिष्य जो हैं उनके, उनका इंतजार कर रहे थे कि अभी वो आएंगे और फिर वो हमें अपने सर्मन्स देंगे, अपने बताएंगे, जो है शिक्षा देंगे। तो जब बुद्ध आते हैं तो वो एक फूल लेकर आते हैं, और वो उस फूल को ही देखते रहते हैं, और वो चुपचाप बैठे रहते हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं, बस वो फूल को देखते रहते हैं बहुत देर तक। तो सब शिष्य जो हैं वो बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं कि अरे हम तो सुनने बैठे हैं और ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अभी क्या करें, हम तो रेस्टलेस हो जाते हैं सब शिष्य। तो एक महाकश्यप जो हैं वो, उन्हें समझ आ जाता है, और फिर वो बहुत देर तक इसे अपने अंदर रख नहीं पाते हैं, और उन्हें जोर से हंसी आ जाती, उनको हंसी आ जाती है। और फिर बुद्ध जो हैं वो समझ जाते हैं कि इन्हें समझ आ गया है कि मैं
क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ। तो ये जो है उनको बुद्ध जो है महाकश्यप को उनको उठाते हैं और बताते हैं कि भाई इन्हें मैसेज मैं जो देना चाह रहा हूँ वो समझ आ गया है, और वो फूल वो उनको दे देते हैं। सो ऐसा बोलते हैं कि जो जेन ट्रेडिशन है उसमें स्पेशल ट्रांसमिशंस, मतलब कि इस तरह से गुरु का बिना बोले शिष्य को समझ आ जाना, ये बिगेन विद बुद्धा's गिफ्ट ऑफ फ्लावर टू महाकश्यप। एंड सो zen teaches about surrender to the primordial joy. सो ये महाकश्यप जो थे उनका जो बहुत देर तक जब वो बुद्ध को देखते रहे कि ये उसी फूल को देख रहे हैं, तो उनका जो मन है वो पूरा, उनका जो माइंड है इट डिजॉल्व। वो बुद्ध को का जॉय देखते थे वो डिजॉल्व हो गया, उनके जो अपने विचार थे। एंड एंड देन ही सिंपली स्माइल्ड विद अ मिस्टीरियस लाफ, joy in he felt in his third chakra, that is a primordial joy. So with that smile Mahakashyap glimpsed the emotions within himself. तो वो अपने अंदर भी देख पा रहे थे, तो वो रिफ्लेक्ट हो गया। एक गुरु का जो शिष्य जो समझ रहा है, गुरु जो बताना चाह रहे हैं वो शिष्य के अंदर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो ये वर्डलेस, बिना शब्दों के जो जा रहा है शिष्य के पास, तो ये उस तरह का एक टीचिंग है। ये सेम आदि शंकराचार्य जी के भी उसमें संदर्भ में आता है कि जो बहुत सुंदर चित्र है और जो शिष्य है वो वृद्ध है और गुरु जो है वो युवा है, और जो गुरु हैं वो मौन अवस्था में है और शिष्यों का सारे संशय पूरे अपने आप उनके डाउट सॉल्व हो रहे हैं, तो मौन अवस्था में ही। तो ये भी आदि शंकराचार्य जी के उसमें आता है सेम चीज। तो यहाँ से ये आता है कि जब ये लेवल, जब इस तरह का लेवल है, जब हम अपने अंदर के उस आनंद को देख पाते हैं, तो ये इट ऑल्सो रेजेस द अदर सोल फीलिंग्स, हाई वाइब्रेशन पे हमको ले जाता है। और जो सोल फीलिंग्स हैं जैसे कि लव है, फ्रीडम है, ये सारी चीजें और हमारे अंदर आने लगती हैं, और ज्यादा आने लगती हैं। तो फ्रीडम, पीस, ये सब जो आने लगता है हमारे अंदर बहुत ज्यादा। तो इस तरह से ये 28th चैप्टर कंप्लीट होता है जॉय, लाफ्टर एंड क्रिएटिविटी का, जिसमें बताया है कि कैसे फीलिंग्स हमारे हेल्प करता है ये आगे, और पूरा बहुत सुंदर साइकिल है, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। और 29th चैप्टर है फ्रॉम सफरिंग टू जॉय। ये आगे वही गौतम बुद्ध से ही कंटिन्यू हो रहा है। ये 28th चैप्टर गौतम बुद्ध की स्टोरी से खत्म हो रहा है और 29th चैप्टर गौतम बुद्ध के ही पूरा उस पे उन्होंने संदर्भ में लिया है। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि उनका क्वेश्चन ये है कि दुख है और सिजेशन ऑफ दुख, और दुख खत्म हो सकता है एज जैसा बुद्धिज्म में बताया गया है, जो 4 नोबल ट्रूथ हैं बुद्धिज्म के। तो उसमें उन्होंने बोला कि दुख एंड सिजेशन ऑफ दुख, मतलब दुख का खत्म होना, एंड ऑफ सफरिंग, सफरिंग एंड एंड ऑफ सफरिंग, ठीक है। तो ये बुद्धिज्म में बताया गया है। नाउ हाउ डज दिस टीचिंग ऑफ दुख, हाउ डज दिस रिलेट टू द टीचिंग ऑफ प्रिमोर्डियल जॉय? तो ये इन्होंने यहाँ पे रिलेट किया है बुद्धिज्म के ये 4 नोबल ट्रूथ्स के टीचिंग को हम इस प्रिमोर्डियल जॉय के साथ में कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो उनका क्वेश्चन ये है कि ये कैसे रिलेट होता है अगर हम ये जो सफरिंग एग्जिस्ट, जो फर्स्ट नोबल ट्रूथ है बुद्धिज्म का, गौतम बुद्ध द्वारा जो बताया गया, तो उसमें कैसे हम इसको इससे समझ सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि एवरीथिंग इन नेचर इज क्रिएटेड इन जॉय। एंड बहुत सुंदर लाइन लगी है मुझे, एवरीथिंग इन नेचर इज क्रिएटेड इन जॉय। सब कुछ बहुत आनंद में, एवरीथिंग इज क्रिएटेड इन जॉय एंड स्पीक्स टू अस इन जॉय। हमसे मिलता भी सब कुछ बहुत आनंद में है, इफ वी सिंपली रिसीव इट इन जॉय। प्रॉब्लम सिर्फ हमारे रिसेप्शन के लेवल पे जो है वहां पर एक आता है प्रॉब्लम कि हम उसे जॉय में रिसीव नहीं कर पाते, आनंद से रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये है। सो टीचिंग्स ऑफ ऑल एनलाइटेंड बीइंग्स यही है कि भाई ये सारे ही जितने एनलाइटेंड बीइंग्स हैं उनका यही कहना है कि
जो सब कुछ मतलब हम कैसे जॉय में रिसीव कर सकते हैं सब कुछ, तो है जॉय इज देयर। ठीक है, तो अभी ये आगे पूरा फिर पूछ रहे हैं कि देन if everything is so joyful, everything is created in joy, then why Buddha emphasizes the truth of dukha, the truth of suffering? तो उनका पूरा एम्फेसाइज उस पे क्यों है कि भाई सफरिंग पे क्यों उन्होंने बहुत ज्यादा बात की है? If everything is created in joy and speaks to us in joy, then why did Buddha emphasize the truth of dukkha so much? तो तो ये कह रहे हैं कि बिकॉज द माइंड इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दुख, क्योंकि हमारा एजम्पशन ये है कि भाई प्रॉब्लम है, दुख है, सफरिंग है, तो हम इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर जॉय वी लुक फॉर दुख। ठीक है, यहाँ गलती हम लोगों की ये होती है कि हम ढूंढ रहे होते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बिकॉज द माइंड इज, और हम फिर उससे बचने की कोशिश करते रहते हैं, ये प्रॉब्लम होगी इससे मुझे बचना है, वो प्रॉब्लम होगी इससे मुझे बचना है, तो जो नहीं है वो भी क्रिएट कर दी है बना बना के अपने, अब जो नहीं भी होंगी हमारी लाइफ में उनको भी क्रिएट कर दें। तो बिकॉज द माइंड इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दुख, एंड दिस कॉन्स्टेंट एफर्ट ट्रैप्स वन इन क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स। ये जो कॉन्स्टेंटली हमारा दुख से बचने का एक एफर्ट है जो हम करते रहते हैं, इस वजह से हम क्रेविंग्स, हम लाइक्स एंड डिसलाइक्स में फंस जाते हैं। ये अच्छा है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये खराब है, तो उसमें हम फंस जाते हैं। सो अब ड्युअलिटी क्रिएट हो जाती है, हम लोग ड्युअलिटी क्रिएट करते हैं हर, तो ड्युअलिटी जो क्रिएट होती है तो उससे और सफरिंग होती है, तो उससे हम और परेशान होते हैं। ठीक है, क्योंकि ड्युअलिटी ऑफ लाइक एंड डिसलाइक, तो जहाँ ड्युअलिटी है वहां हम एक के पीछे भागेंगे, तो वो मिलना मुश्किल है क्योंकि कंप्लीटनेस इज इन ड्युअलिटी। ठीक है, तो सो ड्युअलिटी इट क्रिएट्स मोर सफरिंग एंड इट सो जो दुख, हाँ फिर इसमें एक ये है कि दुख जो है इट हैज अ बिगिनिंग एंड इट हैज एन एंड, while primordial joy is all pervading, ठीक है, एंड एम्प्टी ऑफ एवरीथिंग। उसमें अपना जॉय इज एम्प्टी ऑफ एवरीथिंग एंड एट द सेम टाइम फुल ऑफ एवरीथिंग, है ना, एम्प्टीनेस एंड फुलनेस उसमें दोनों है। ठीक है, एंड ऑफ ऑल कॉजेज एंड कंडीशंस कनेक्टेड टू माइंड एंड मैटर, सो जॉय इज एम्प्टी ऑफ एवरीथिंग whereas दुख हैज बिगिनिंग एंड एंड। ठीक है, सो emptying ourselves is a way to find this primordial joy। तो फिर वो ये पूछ रहे हैं क्या हम अपने आप को एम्प्टी करें तब हम ये पा पाएंगे, तब हम ये जॉय पाप हमें मिल पाएगा? तो उसका है कि आंसर की यस, एंड अवेकनिंग द प्रिमोर्डियल जॉय इज द वे टू फाइंड एम्प्टीनेस। इट गोज बोथ वेज, awakening of joy leads to emptiness and emptiness leads to awakening of joy। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से काम करता है, मतलब प्रोसेस है जो दोनों तरफ से काम करता है, दैट इज अ प्रोसेस। सो आप जॉय की खोज में आप एम्प्टीनेस में जाओगे और एम्प्टीनेस होगा तो जॉय आएगा, एंड द मोर जॉय द मोर एम्प्टीनेस, तो ये वो प्रोसेस है। सो एज वी एम्प्टी अवरसेल्व्स वी बिकम द हार्ट ऑफ यूनिवर्स। बड़ा सुंदर सा लगा ये लाइन मुझे, as we empty ourselves we become the heart of universe, and emptiness is fullness, and that is our truest state of being, that is सच्चिदानंद। ये इसमें नहीं लिखा है, ये मैं ऐड कर दूं। सो दैट इज सच्चिदानंद, बिकॉज वही मेरा पढ़ाई वही चल रही है, तो वही मैं रिलेट करती हूँ हर जगह। तो so it is important to understand about how the suffering is seen। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ द सफरिंग, हम सफरिंग को कैसे देखते हैं, समझते कैसे? सो तो इसमें ये है कि आर वी सीइंग इट फ्रॉम द कंडीशनड माइंड और फ्रॉम द प्लेस बियॉन्ड द माइंड? हम सफरिंग को कहाँ से, दुख को हम कहाँ से समझने की कोशिश कर रहे हैं? जो हमारे बिलीफ्स है, एटीट्यूड है, जो हमारी कंडीशनिंग हो रखी है, सही गलत अच्छा बुरा, हम सफरिंग को वहां से देख रहे हैं, या हम सफरिंग को
इन सब से आगे से देख रहे हैं, परे से देख रहे हैं, दूर से ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करेगा कि सफरिंग विल कंटिन्यू और सफरिंग विल सीज। इट विल डिपेंड ऑन दिस कि फ्रॉम वेयर आर वी सीइंग द सफरिंग। बहुत सुंदर लिखा है, मुझे पढ़ के खुद ही इतना रिवलेशन फील हो रहा था, मुझे लग रहा था थैंक यू गॉड। तो फिर इसमें है कि द पर्पस ऑफ ब्रीथिंग, मेडिटेशन, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड is to find joyous emptiness that can empty the mind. The purpose of breathing, तभी तो कॉन्शियस ब्रीथिंग की इतनी बात आजकल हो रही है, इतनी बात हम कर रहे हैं। एंड वेन एवर आई रीड ऑल दिस, बहुत बार आई रियलाइज कि अच्छा, कॉन्शियस ब्रीथिंग इज ऑल्सो सच अ प्रिविलेज है। हम भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता है। मैं बहुत बार किसी को बताना होता है तब मुझे याद आता है। ये है, दूसरों को बताना किसी को, तब मैं उस बोलती हूँ किसी को कि हाँ कि यू शुड कॉन्शियसली ब्रीथ एंड शुड ब्रीथ, तब मुझे याद आता है कि मैंने तो किया नहीं है हफ्ते 10 दिन से। तो so the purpose of breathing, meditation and expressing gratitude is to find this emptiness. कितना सुंदर है, बहुत सुंदर। And which can subsume the mind, which can calm the mind. एंड फिर 4 नोबल ट्रूथ्स में से सेकंड नोबल ट्रूथ का बात है कि फर्स्ट इज कि सफरिंग एग्जिस्ट, वो है। सेकंड ट्रूथ इज कॉज ऑफ सफरिंग इज क्रेविंग, अटैचमेंट, डिजायर। फिर अब डिजायर की बात की गई है कि क्या डिजायर गलत है। तो उसमें उनका ये है कि डिजायर जो है वो हमें बेसिक मोटिवेशन, बेसिक मोमेंटम देता है। तो डिजायर अपने आप में गलत नहीं है, ठीक है, इच्छा अपने आप में गलत नहीं है। द प्रॉब्लम इज अटैचमेंट टू अवर थॉट्स एंड द डिजायर, थॉट्स टू द डिजायर। ये यहाँ पर है द सो डिजायर जो है वो अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन हमारा जो अटैचमेंट टू डिजायर जो हम क्रिएट करते हैं, उसके आसपास पूरा सीन, पूरा अपना एक दृश्य जो क्रिएट करते हैं, और वो दृश्य का पार्ट ही हम बन जाते हैं, हम खुद ही उस दृश्य में हैं, ठीक है। तो वो जो है दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट। सो पूछ रहे हैं कि तो बता रहे हैं कि अटैचमेंट टू अवर थॉट्स अबाउट द डिजायर, डिजायर के आसपास जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं और फिर उन थॉट्स से जो हम अटैच हो जाते हैं, ठीक है, जो हम एकदम एज अ रूल ले लेते हैं, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। डिजायर तो चाहिए, देयर इज अ डिजायर, दैट इज व्हाई दिस होल क्रिएशन। किसी चीज का डिजायर है तभी ये क्रिएशन है, ठीक है। तो डिजायर तो चाहिए, बट द अटैचमेंट टू अवर थॉट्स अबाउट द डिजायर, दैट इज वेयर वी गेट ट्रैप्ड। सो एंड फिर वो पूछ रहे हैं कि ये जो डिजायर है, क्या ये अपने आप में एक थॉट नहीं है? ये भी तो एक विचार है, ये भी तो एक थॉट है। तो इसका ये के है, पीछे से नव्या झांक रही है, उसको भी हाँ कुछ ये चाहिए। बैठी है, साथ में ही बैठी हुई है। एक्चुअली साथ में मुझे ही। ना ये याद आया, आप जो बोल रहे हो ना, मैं बीच में बोल पड़ी हूँ, बीच में हाँ 3 जी। बार बोल गई। हाँ ये ना गीता में भी अगर हम साथ पढ़ते हैं कि कर्मों के फल मत देखो, पर उसका ये है कि कर्म तो करो, पर उसका फल, मतलब वो जो आप बोल रहे हो कि अटैचमेंट उसके आसपास फिर क्या होगा, फिर क्या उसमें जो है, तो ये वही, गीता से भी जुड़ रहा है, चाहे बिल्कुल बिल्कुल। बुद्धिस्ट बुक्स की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, मेरे बिल्कुल वही कर्मण्यवाधिकारस्ते, वही मेरे दिमाग में बिल्कुल आया था इसको पढ़ते पढ़ते। तो वही है कि डिजायर, तो पूछ रहे हैं कि डिजायर भी तो विचार है, डिजायर भी तो थॉट है, फिर ये वो पूछ रहे हैं, तो उसका वो जवाब दे रहे हैं कि डिजायर इज अ थॉट एज वेल एज फीलिंग एंड इट क्रिएट्स एनर्जी ओनली इफ इट गेट्स क्राउडेड बाय मोर थॉट्स। अगर आप एक एक लक्ष्य अपना, एक चित्र रखें, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी फंसने की, ट्रैप होने की। एंड यहाँ पे फिर वो कह रहे हैं कि भाई देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द डिजायर विद इन इटसेल्फ, अपने आप से डिजायर में कुछ गलत नहीं है। सो बाय फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम द थॉट्स ऑफ डिजायर, थॉट्स अराउंड डिजायर, you can increase the likelihood of the desire manifesting in your life, ठीक है। भाई जो डिजायर के आसपास के जो थॉट्स हैं,
उनको कम करने से, उनको खत्म करने से हम इसकी चांसेस बढ़ा सकते हैं कि जो हमारी इच्छा है वो मैनिफेस्ट होगी हमारी लाइफ में, और वो भी नॉट जैसे हमने सोचा है वैसे, बल्कि अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में। ठीक है, तो लेकिन हम उसके आसपास उसको, अपने डिजायर को इतना ट्रैप कर देते हैं कि वो शायद प्रोबेबली यूनिवर्स तक बहुत ट्रैप्ड कंडीशन में पहुंचता है, तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है कि इनको क्या दूं, क्या चाहिए, तो मैनिफेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ से दिस इज ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो यहाँ देन ही इज सेइंग कि ओके, सो दैट्स लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए, बुद्धिज्म आ गया, आदि शंकराचार्य, बीच में वेदांत आ गया, बीच में गीता वेदांत का पार्ट आ गया, अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया, और लास्ट में खत्म ये होता है कि हाउ all this process, how it is also related to the modern psychotherapy, जो प्रेजेंट काउंसलिंग टेक्निक्स हैं, तो वहां पर कैसे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और उसमें फीलिंग द जॉय ऑफ योर डिजायर एंड सरेंडरिंग टू द एम्प्टीनेस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है कि व्हाट यू डिजायर विल कम टू यू, ठीक है, इट इज द फीलिंग ऑफ जॉय ऑफ योर डिजायर, नॉट रिमेनिंग वरीड अबाउट द डिजायर, एंड सरेंडरिंग टू द एम्प्टीनेस, then the law of attraction works. तो ये है, एंड और ये लास्ट में फिर इनका ये है कि suffering ceases when you see it from the place of emptiness, and emptiness is also the foundation of modern therapies like psychotherapy, hypnotherapy, emotional release, EWT वगैरह जो है, EFT वगैरह जो है, तो इन सब का भी जो है बेसिकली एम्प्टीनेस इज द बेस फॉर ऑल दिस। तो ये बहुत सुंदर इस तरह से उन्होंने इस पे लास्ट में लाके खत्म किया है कि द जॉब ऑफ द थेरेपिस्ट इज आल्सो टू simply create a safe environment in which the patient, last paragraph, can revisit painful memories from this place of emptiness, that has no fears, insecurities and judgments. Exactly, ये काउंसलिंग का प्रोसेस यही है, एंड यही एम्प्टीनेस है, एंड ऑल हीलिंग हैपेंस फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ एम्प्टीनेस। सो यहाँ पे इस तरह से बहुत सुंदर लाके पूरा इन्होंने पूरा साइकिल, बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, मुझे खुद ही आई फेल्ट वेरी हील्ड बहुत अच्छा लगा मुझे। तो थैंक यू फॉर, मुझे जबरदस्ती करवाने के लिए थैंक यू करने के स्टेट में नहीं थी, बट आपने जबरदस्ती की, मुझे लगा, मैंने कहा मैंने ही बोला है, मना कैसे करूं लेकिन पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इट वॉज मेंट फॉर मी टू रीड। आप थेरेपिस्ट भी है और ये लाइन भी वहां पर आई, तो तब बहुत बहुत थैंक यू अर्चना। आपकी तबीयत मतलब ठीक होते हुए भी, नहीं होते हुए भी, नव्या के साथ आपने ये पूरा किया, वो भी पूरे टाइम भर यहाँ पर थी। तो जी विनीता जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से बताया जी। विनीता बोल रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो बीच में बोली पड़ी थी, अगर कोई और कुछ इसमें ऐड करना चाहे, आपने पढ़ा हो या आपको कुछ इसमें ऐड करना हो, शेयर करना हो, प्लीज। थैंक यू अर्चना। हेलो नव्या, हेलो नव्या, हेलो हेलो नव्या, हेलो हेलो। थैंक यू सो मच अर्चना, आपने बहुत बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। आपके आपने ले लिया टॉपिक, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के भी, सारा बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने इतने कामली सब एक्सप्लेन किया, दैट वाज द बिगेस्ट पॉइंट। बहुत आराम से, ऐसे कि किसी कोई लेमन भी जो है वो समझ लेगा सब चीजों को अच्छी तरह से। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द वे यू एक्सप्लेन्ड, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वही है जो अपने बैक ऑफ द माइंड चल रहा था ना, वही मैंने बोला है, जो मुझे समझ आ रहा था, उसी भाषा में मैंने कहा, वही शायद सबको वही समझ आएगी। वो डिजायर वाला आज ही हम लोगों ने गीता में पढ़ा है कि अच्छा, वो कृष्ण भगवान वो कहते हैं कि डिजायर करना बुरा नहीं है, पर डिजायर की
क्या एक्सट्रीम आपका माने व्हाट इज द लेवल ऑफ योर डिजायर, दैट डिपेंड्स ऑन योर पीस ऑफ माइंड। नहीं तो रेस्टलेसनेस, जब ऑब्सेशन वाली डिजायर हो जाती है तो वहां पर बजाय बात बनने के बिगड़ने वाली स्थिति आ जाती है। सो that is very nicely explained by you as well as by Shri Krishna also. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अर्चना मैम, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत ही अच्छा था मैम। थैंक यू। आप कुछ ऐड कर कोई ऐड कुछ करिए आप, और किसी को करना हो तो। नहीं मैम, आपने तो बहुत अच्छे से सिंपल वर्ड में समझा दिया, मुझे तो कुछ ऐड नहीं करना है। बहुत अच्छा लगा मैम। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू मधुलन जी। मैं ऐड तो क्या करूंगी, मेरे सारांश में यही कहूंगी कि चाहे गौतम बुद्ध की जो 4 प्रिंसिपल्स हो, या आनंद करुणेश की बुक हो, या देवी की बुक हो, तो मैनिफेस्टेशन ये जो वर्ड है कि हम खुशी से करें। जहाँ पर शुरू में वो बोल रहे हैं ना, लाफ्टर लाफ्टर लाफ्टर, और वो हम खुद अपने आप में लाफ्टर लाएंगे और करेंगे। तो मुझे ये वाली बात लगी कि आसपास जो है लाफिंग बुद्धा या लोग क्यों लगा लेते हैं, क्योंकि उनका हमें याद आए कि भाई हम भी लाफ करें, है ना। मोटिवेशन, जी, मोटिवेशन आए। और जैसे बच्चे खिलखिलाते हैं तो वो घर कैसा होता है जहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, चिल्लम चिल्ली होती रहती है, पर वो मतलब एनवायरनमेंट एकदम सजीव सा रहता है। हाँ हाँ, इवन बच्चा जब किसी बहुत ही छोटी सी चीज पे हंसता है बहुत जोर से, तो हमें भी हंसी आ जाती है उस समय। हाँ वो इफेक्ट होता है उसका। हाँ उस समय लगता है कि क्या मतलब क्या है, लेकिन बच्चा हंसता है तो हमें भी आ जाती है हंसी। हाँ। मुझे वो बस इफेक्ट एक है। कहानी, मतलब जब आप बोल रहे हैं ऐड करो, तो मैं बस ये ऐड कर रही हूँ कि एक कहानी मैंने पढ़ी थी, आपने सुनी होगी कि एक मतलब एक बहुत ही मतलब रिच पर्सन होता है, उसने अपने घर में ना, मतलब उसके पेड़ वगैरह होते हैं, लेकिन उसने इतनी बड़ी दीवार लगाई होती है कि आसपास कोई बच्चे नहीं आ सकते हैं, कोई पशु पक्षी नहीं आ सकते हैं। तो आपने सब मुस्कुरा रहे हैं, तो आप सुनी होगी कहानी, तो वो याद आ रही थी मुझे जब आप लाफ्टर के बारे में। तो वो आदमी जो था वो अपने आप उस पूरे मतलब कैसल जैसे में रहता था, भवन में, और उसके पेड़ों में ना मतलब फल नहीं उगते थे, कुछ नहीं होता था। तो कुछ दिनों बाद वो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, आसपास उनकी गेंद आ गई उस मतलब कैसल के अंदर, तो उन्होंने सुरंग बनाई, उसके अंदर आए। तो एक दिन ये आदमी उठा तो वहाँ बच्चों का कोलाहल था, बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, ये हो रहा था क्योंकि उन्होंने अब सुरंग बना ली थी उस बड़ी दीवार में। तो खैर मतलब पहले दिन तो उसने आदमी गुस्से करके वो बच्चों को भगा दिया। फिर थोड़े दिनों बाद फिर से बच्चे आ गए। इस तरह बाद में उसने देखा कि मैंने इतना फर्टिलाइजर ये सब किया, तो वो फल नहीं आ रहे थे। अब चिड़िया भी चहल रही हैं, फल भी मतलब आ रहे हैं। तब उसने फिर वो जो इतनी दीवार थी उसको वो गिरा दी। तो वो जॉय से, वो जो थर्ड चक्र का जॉय जो आपने वो शुरुआत में किया था, उसको लाकर मैनिफेस्टेशन, फल मतलब मैनिफेस्टेशन। तो वो जो हमको ये पूरी किताब में चक्रा के एक्टिवेशन का बता रहे हैं, और इसको ऑलमोस्ट कंक्लूजन की तरफ आ गया है। तो ये जॉय, लाफ्टर, ये सब बहुत सुंदर आया दोनों चैप्टर का मिलाकर ना, जॉय, लाफ्टर, क्रिएटिविटी। फिर वहां से क्रिएटिविटी है तो सफरिंग की भी बात बहुत अच्छी निकली आगे। फिर सफरिंग टू जॉय कैसे वापस, हाउ इज दिस पॉसिबल। फिर उसमें बुद्धिज्म को लाके फिर पूरा लाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइकोथेरेपी। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। सभी को शुभ रात्रि। कल सभी के जैसे आग्रह था, कल मैंने मैम को बोला है कि 4 बजे सेशन होगा, तो कल 4 बजे सेशन है, और धारिणी मैम आएंगी, तो 4 बजे सेशन है। मैं, आप अर्चना जी नहीं, मैं बाकी सब मास्टर्स ने रिक्वेस्ट की थी, तो 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत बहुत थैंक यू अर्चना, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, शुभ रात्रि।